छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग नक्सलियों का गढ़ है। खासकर बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में लाल आतंक कहर बरपाता रहता है। हाल ही में नारायणपुर इलाके में नक्सलियों ने एक के बाद एक 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बात ये है कि नक्सलियों ने जिन लोगों को मारा वे बीजेपी से जुड़े थे। एक दल विशेष के लोगों को निशाना बनाने पर सूबे की सियासत गरमाना लाजमी है, लिहाजा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। भाजपा ने टारगेट किलिंग के आरोप भी लगाए हैं। यही नहीं, लाल आतंक से संसद भी गूंज उठा। भाजपा सांसद अरुण साव ने संसद में भाजपा नेताओं की हत्या की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। माननीय सभापति जी, लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रमुख पदाधिकारियों की हत्याएं हुई है, निर्मम हत्याएं हुई है। लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले 1 महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के नक्सलियों की करतूत पर भाजपा आग बबूला है। वहीं सत्ता पक्ष भी इसे नक्सलियों की कायराना हरकत उनकी बौखलाहट करार दे रहा है। भूपेश सरकार का कहना है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों से बस्तर इलाके में बैठक करने को कहा गया है। नक्सली वारदात की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी निर्देश दिए गए। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की हत्या हुई है और बेहद दुर्भाग्यजनक है, लेकिन इससे ये भी सिद्ध होता है कि जो नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सभी एसपी बैठक करके सभी को सचेत करें और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसी भी दल की। छत्तीसगढ़ में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन नक्सली मूवमेंट को खत्म करने में नाकाम रही। नक्सली आए दिन कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। अब सूबे की सरकार नक्सली मूवमेंट को खत्म करने में सफल होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ लाल आतंक पर लाल सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले गोहार छत्तीसगढ़ के मुख्य बिंदुओं पर एक निगाह डाल दें। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की हत्या का जिम्मेदार कौन? लाल आतंक पर सियासत कब तक? क्या बयानबाजी से खत्म होगा नक्सलवाद? आखिर कब नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से ग्रसित है, यह सबको पता है, लेकिन अभी हाल में ही पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने जो एक आरोप लगाया था दोनों राजनीतिक दलों पर, वो राजनीतिक दलों के चेहरों को स्याह करने वाला है। उन्होंने कहा दोनों राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति है ही नहीं कि वो नक्सलवाद खत्म करें, क्योंकि नक्सलवाद की आड़ में बहुत सारी विषय वस्तु जो हैं वो उनका संचालन हो जाता है। उसमें से एक घृणित कार्य है, वो है टारगेट किलिंग। झीरम की घटना सबको याद है, आज 10 साल होने को हैं। उस दर्द की दास्तां के 10 साल में कौन आरोपी है, कौन षड्यंत्रकारी है, किसने वो घटना कराई थी, कोई कुछ अता पता नहीं है उसका। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप है। अब जब सदन में ये, देश के मंदिर में ये मामला गूंजा कि
ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जो है वो टारगेट किलिंग कराई जा रही है, और वो भी नक्सलवाद को माध्यम बनाकर, और सरकार पर सवाल खड़े किए। तो ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जिस वजह से पनपा हो, जो मूल वजह हो वो अलग है, लेकिन अब राजनीतिक वजह भी हैं जो उसको सिंचित कर रही हैं, जो उसको खाद पानी दे रही हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं सुरेंद्र वर्मा जी, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। देवलाल ठाकुर साहब, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय उचित शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। देवलाल जी, आज सदन में सांसद महोदय ने ये मुद्दा उठाया। संसद में ये कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती को रक्त रंजित किया जा रहा है, टारगेट किलिंग कराई जा रही है। सदन में ये बात उठी है, देश के सर्वोच्च सदन में लाल आतंक की गूंज सुनाई दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए, सदन में अगर कोई बात उठी है तो जमीनी हकीकत को लेकर सदन में बात उठी है। हमारे सम्माननीय अरुण साहू जी ने जो बात उठाई है, कहीं ना कहीं चिन्हित करके जो नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा जा रहा है, ये दुखद घटना है। और राजनीति में सवाल उठते हैं, बोलते हैं, आपके माध्यम से सुन रहा हूं, इस छत्तीसगढ़ में राजनीति में सवाल नहीं, जनमानस में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये घटना ऐसी क्यों घट रही है, कि चिन्हित करके क्यों मारा जा रहा है। और इसमें कांग्रेस को सोच विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, कांग्रेस के इनके राज्यसभा ने कह दिया कि नक्सली हमारे भाई हैं, और भाई होने के साथ साथ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता इनको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे पड़ोसी राज्यों में उनका इलाज कराने के लिए नक्सलियों को ले जा रहे हैं। कहीं न कहीं कांग्रेस के संरक्षण प्राप्त करके नक्सली 20 से 15 हजार की भीड़ में अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। आखिर इनको किनका समर्थन है? आखिर ये खुलेआम कैसे इतनी रैली निकाल रहे हैं? इस 4 भारतीय जनता पार्टी की हत्याओं के साथ साथ आप एक चीज पूर्व में और जाएंगे तो वहां के जो जनप्रतिनिधि है, पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधि हैं, उनको जन अदालत लगाकर बच्चे के सामने उसकी बाप की हत्या कर दी जाती है। ये कहां तक न्याय मर चुकी है सरकार की। इसलिए नक्सली न्याय कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर वो झीरम घाटी को लेकर बयान देते हैं, जबकि झीरम में तो संदिग्ध इनके कांग्रेस के लोग ही हैं। देवलाल जी, कांग्रेस के लोग नक्सलियों पर समर्थन देवलाल जी, थोड़ा सा आपको स्मृति आप ठीक कर दूं या आपको याद दिला दूं कि सालों तक आपकी सरकार रही है। ये सिर्फ 2018 के बाद से नहीं शुरू हुआ है, सालों तक रही है। सालों तक रही है, लेकिन ऐसे चिन्हांकित करके कहीं पर भी हत्या नहीं हुई है। ये जो चिन्हांकित करके हत्या हो रही है, कहीं ना कहीं इसलिए सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दीजिए जो नक्सलियों का समर्थन करता हो। आज इनके राज्यसभा सदस्य ने खुलेआम पेपरों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहा था कि नक्सली हमारे भाई हैं। उनके बर्ताव से कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उनका जो कृत्य है वो कहीं पर भी घिनौना है। सुरेंद्र वर्मा जी, नक्सलवाद में हत्याएं होती रही। सुरेंद्र वर्मा जी से पूछ लेता हूं सर, नक्सलियों ने हत्याएं की हैं छत्तीसगढ़ में, राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं छत्तीसगढ़ में, इसमें कुछ भी नया नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही दल के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र है। लोकसभा के अंदर ये मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, जो छत्तीसगढ़ इकाई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी इकाई के। तो इतना बड़ा आरोप लोकतंत्र के मंदिर में आपके ऊपर लगाया है, और वो यह कह भी रहे हैं कि आपके जो बयान हैं वो नक्सलियों को समर्थन देने वाले प्रतीत होते हैं, और आप अब उनका इस्तेमाल कर रहे हो अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति के लिए। क्या कहेंगे? नवीन जी, सम्माननीय उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वो इस बात के भी गवाह हैं कि 15 साल भाजपा के समय में नक्सलवाद को खाद पानी देके सुदूर दक्षिण बस्तर के 2 ब्लॉक से बढ़ा के 14 जिलों तक प्रसारित किसने किया। लगातार देखिए,
हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। भूपेश बघेल सरकार का वादा है छत्तीसगढ़ से भयमुक्त वातावरण देने का। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक नागरिक किसी भी पार्टी का सदस्य होने से पहले वो छत्तीसगढ़ के नागरिक थे। और निश्चित रूप से शहादत को नमन। इस घटना का निंदा जो है मुख्यमंत्री जी ने भी की और तत्काल डीजीपी से बात करके प्रत्येक जिले में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कल ही वो बैठक होनी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक गिद्ध की भूमिका में है, अभी देवलाल ठाकुर जी कह रहे थे कि भाजपा के नेताओं का कोई संलिप्तता हो तो बताए। एक नहीं, मेरे पास ये 5 रिपोर्ट है नवीन जी। ये द प्रिंट की खबर है आशुतोष भारद्वाज जी की 16 जून 2020 की। आज तक किसी भी भाजपा के नेता ने इसका खंडन नहीं किया है। इसमें जो नक्सलवाद और भाजपा 2003 से लेकर 2018 तक जो 7-7 पनपे जो इनके बीच साठगांठ थी, उसका विस्तृत वर्णन है। ये आज कह रहे हैं 2013 में इनकी सरकार थी ना, दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष भाजपा के शिवदयाल तोमर की हत्या हुई थी, पकड़े गए थे जो पोडियम लिंगा, उसकी संलिप्तता भाजपा के ही दंतेवाड़ा के जो विधायक थे भीमा मंडावी, उनके रिश्तेदार भी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कबूल किया भाजपा के जो पदाधिकारियों का जो नक्सली साठगांठ था। उसके साथ साथ जगत पुजारा भाजपा के ही उसी दंतेवाड़ा के जिला उपाध्यक्ष हैं, जो ट्रैक्टर की सप्लाई नक्सलियों को करते रंगे हाथ पकड़े गए। धर्मेंद्र चोपड़ा 2014 में पकड़े गए थे। भाजपा के तत्कालीन सांसद सोहन पोट्टाई की गाड़ी से नक्सलियों के बड़े सप्लायर। तो ये किस बात की ये दुहाई दे रहे हैं? ये तमाम भाजपा के साठगांठ का ये जिक्र है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो बीबीसी में भी काम किए थे, शुभ्रांशु चौधरी, इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है, लता उसेंडी और विक्रम उसेंडी के घर में रमन्ना जैसे नक्सली नेता आके रुका करते थे। भाजपा नेता जो है उनके नक्सल साहित्य है उनका प्रकाशन करवाते थे। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से नक्सलवाद का दंश हमने झेला है नवीन जी। एक पूरी पीढ़ी को खोया है। 31 कांग्रेस के नेता शहीद हुए थे झीरम में। और आज सम्मानित सांसद अरुण साव जी जब लोकसभा में उठा रहे थे मामला, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए और यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि एनआईए किसके इशारे पर और किसको बचाने के लिए आज तक 10 साल हो गए झीरम को, न वो खुद जांच कर रही है, न जांच करने देती है। एक तरफ वो कहती है कि हम जांच कर रहे हैं, दूसरी एजेंसी, राज्य की कोई एजेंसी जांच नहीं कर सकती। भीमा मंडावी तो इन्हीं के पार्टी के विधायक थे। 2019 से उनका प्रकरण भी एनआईए के पास है। पूछना चाहिए तो अमित शाह के सामने इनकी जुबान नहीं खुलती। केंद्रीय सदन में जब छत्तीसगढ़ के हक और अधिकार, छत्तीसगढ़ के न्याय की बात होती है तो इसी प्रकार से इनका दोगला चरित्र दिखता है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। 15 साल ये कह रहे थे, शोषण की बात कर रहे थे। इसी बस्तर में 600 गांव के 3 लाख शेष चर्चा अगले दौर में करते हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। स्थापित होने मजबूर सुरेंद्र जी, शेष चर्चा अगले दौर में करते हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। उचित जी, लोकसभा में छत्तीसगढ़ रक्त रंजित हो रहा है, यह प्रश्न कई बार उठा, लेकिन अब टारगेट किलिंग हो रही है, राजनीतिक षड्यंत्र का माध्यम बन रहा है नक्सलवाद। हालांकि यह भी कोई नई बात नहीं है कि बिना राजनीतिक समर्थन के एक लंबे समय तक ये समस्या चल नहीं पाती, और स्वामी निश्चलानंद जी का बयान बिल्कुल इस दिशा में ही था। लेकिन अब जब इस प्रकार के खुलकर आरोप लग रहे हैं तो दोनों दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। चुनावी समय में नक्सलवाद किसके हाथ की लाठी है और किसके माध्यम से उपयोग किया जा रहा है, इस पे बहुत कुछ कहने सुनने को मिलेगा। तो आपकी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, समग्र प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। पूरे समर्थन में हूँ। निश्चलानंद जी जो कहा है, निश्चलानंद जी ने, बिल्कुल 100% सच है। आप इनके मैनिफेस्टो को उठा के देख लीजिए, दोनों ही पार्टी के। वो हकीकत ये है कि ये उतने गंभीर प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं किसी भी एक पार्टी को इसका जिम्मेदार नहीं मानता कि रमन सरकार में कम थे, लेकिन ये बात भी सच है कि साइंटिफिक ढंग से अगर आप देखें तो एनसीआरबी के आंकड़े जो कहते हैं वो सभी 5 राज्यों में, 6 राज्यों में जहां पे नक्सलिज्म है, माओवाद है, वहां पे अभी छत्तीसगढ़ में कम हुआ है। पिछले 4 सालों में ये कागज कह रहे हैं, ये बात ठीक दिखती है। वहीं पे जो 500-600 मुठभेड़ होती थी वो 200-250 के आसपास हुई है, ये हमको भी दिख रहा है। ये बात सच्चाई है। लेकिन इसके जिम्मेदार, इसका इत्तेफाकन भूपेश जी इसकी क्रेडिट ले रहे हैं। हकीकत ये कि कुछ अगर गूढ़ किताबें, चीजें, बातें और उन लोगों से कुछ
जो वहां की रिपोर्टिंग करते हैं उनसे अगर आप चर्चा करें तो जो दड़काने में अपना पूरा जीवन बिता चुके हैं, उस लड़ाई को समझने में, उनकी रिपोर्टिंग करने में कुछ पत्रकारों से चर्चा करें तो वो अभी शांत है। चुनावी वक्त में ऐसे माहौल बनते हैं और बनेंगे। और बाकी ये चीजें कि भाई एक टारगेट किलिंग हो रही है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। राजनीतिक संरक्षण चीजें, मदद, जो सब बातें हैं वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन टारगेट किलिंग करके अगर कोई सरकार इसको करवा रही है, नहीं मानता। अगर टारगेट किलिंग होती तो आप देखिए कि इसका अभी तक कोई ना कोई रिजल्ट निकल के जरूर आता, लेकिन 10 साल से झीरम का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, भीमा मंडावी का कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है। 4 अभी जो हमारे दोस्त, हमारे साथी जो चले गए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, वो चले गए, लेकिन टारगेट किलिंग जैसी चीजें यहाँ दिखती नहीं, ना ही उनकी आइडियोलॉजी में इस तरीके के का है। आप जब बहुत माइक्रोस्कोप लगा के इसको समझने की कोशिश करें तो ये कुछ समय तक अपनी भर्तियां करते हैं, कुछ समय तक अपनी आइडियोलॉजी को जिंदा करते हैं, कुछ रिक्रूटमेंट करते हैं। ये वो दौर है, ये आप इसको संधि काल भी बोल सकते हैं, और ये वो दौर है। एन चुनावी वक्त में इनकी ज्वाला जरूर फूटती है, ऐसे कई चीजें आती हैं, देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से समझ में आता है, जो पुराने पूर्व के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि ये चुनावी वर्ष जो है वो इनके लिए एक घटक वर्ष होता है, घटना करने का वर्ष माना जाता है। तो ये घटनाएं और भी और गंभीर रूप से आ सकती है। लेकिन इसमें अगर संसद में बोला गया कि टारगेट किलिंग भूपेश जी करवा रहे हैं या सरकारें करवा रही हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन ये बात भी है जो देवलाल जी ठाकुर कह रहे थे कि हमारे समय नहीं था, तो मैं याद दिला दूं, मेरा स्पष्ट चीजें बोलना है कि माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने हिंदुस्तान के इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा श्रद्धांजलि दी है। एक बात अलग है कि उनका कार्यकाल भी लंबा रहा है, ठीक, लेकिन ये नहीं कि कोई भी मुख्यमंत्री इसको खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन प्रयास गंभीर नहीं रहे हैं। ये बात जितनी संजीदगी से, जितनी गंभीरता से, जितने अच्छे से संवाद करके या बात करके या जैसे भी आप उसका हल निकालना चाहिए था, कोई मुख्यमंत्री, 3 मुख्यमंत्री हो गए लेकिन निकाल नहीं पाए। और अभी भी इनके मैनिफेस्टो में अगर आप देखें तो उसमें भी ऐसी कोई दिखता नहीं है, बहुत गंभीर नहीं है, क्योंकि वो किसी प्रकार से हार्म नहीं हो रही राजनीतिक पार्टियां, उनको कोई, उनके ऊपर आरोप नहीं लग रहा है, राजनीतिक पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए वो इसका ईमानदारी से हल नहीं खोज पा रही। बिल्कुल ठीक कहा आपने देवलाल जी। बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपको आ नहीं रहा है इसका, तो आग दूसरों के घर पे जल रही है तो जलने दे रहे हैं, लेकिन जब जल रही है तो बढ़ेगी और फिर उसका नुकसान फिर होता है। झीरम जैसी घटना ही उसकी एक बड़ी परिणति है और उसका कोई परिणाम सामने नहीं आ पाना, ये तो और भी दुखद है, आश्चर्यजनक है। जहां हम 21वीं सदी में तमाम दुनिया की बातें करते हैं, वहाँ देश के इतने बड़े हत्याकांड को हम सामने लेकर नहीं आ पाए। ये कितनी बड़ी विफलता है हमारी जांच एजेंसियों की, और कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है राजनीति की इच्छा शक्ति के ऊपर। क्या कहें? देखिए, टारगेट किलिंग हवे में नहीं कहा जा रहा है। मैं दोनों ही हमारे मित्रों से कहना चाहता हूं जो इस वक्त टीवी चैनल पर हैं, किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि रंजीता रंजन ने जो बयान दिया है कि नक्सली हमारे भाई हैं, और कैसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। भाई ही तो टारगेट किलिंग करता है क्या? भाई का मतलब समझते हैं ना, वो जिस राज्य से आती है उस राज्य में समझते हैं भाई का मतलब क्या होता है। आप लोग इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों अनदेखी कर रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती? आप नक्सलियों को ले जाकर उसका इलाज करवा रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? आज 10 से 15 हजार की भीड़ नक्सलियों द्वारा निकाली जा रही है, सरकार क्यों सोई हुई है? नक्सली अंचलों में अगर एसपी और कलेक्टर लिख रहे हैं कि यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, उस पर सरकार क्यों सोई रहती है? इस पर क्यों चर्चा नहीं? ये बहुत विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। आखिर सरकार ने संरक्षण दे रखा है, इसलिए वो इस प्रकार के घिनौना कार्य कर रहे हैं और चिन्हित करके मारा जा रहा है। आपने जो कहा, मैं उसको आप फिर से पुराना ले जाता हूं कि जिनको इन्होंने भाई कहा उनको आपने राज्यसभा सदस्य बनाया, जिन लोगों के, जिनके कारण से 30-30 लोग मर गए, संदिग्ध अवस्था में वो वहां से आ जाता है, गोलियां चलती रहती है, उन गोलियों के बीच से निकल कर आ जाता है, आप जाइए सह सम्मान, उसको आप मंत्री बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी साठगांठ तो दर्शाती है ना। इस पर भी छत्तीसगढ़ की जनमानस जानना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता को जानने का पूरा हक है। इस पर क्यों खुले मन से स्वीकार नहीं किया जाता? सुरेंद्र वर्मा जी, सवाल इसलिए है टारगेट किलिंग का कि आप
जो है इस प्रकार के घृणित कृत्य करने वालों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे। भाई अपराधी की कोई धर्म, जाति और राजनीतिक दल नहीं होता, अपराधी सिर्फ अपराधी है। अगर आप लोकतंत्र के रास्ते, संविधान के रास्ते, समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, करिए चर्चा, लेकिन हथियार उठाकर चर्चा करना और फिर उन्हें समर्थन करना, ये कहां तक जायज है? नवीन जी, मैंने पहले दौर की बातचीत में भी यह बात सामने लाया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के सांसद पुत्र अभिषेक सिंह जी ने भाजपा के शासनकाल में ही गले लगाने की बात कही थी। और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से झूठ बोलते हैं। झीरम का मामला 10 साल से, देखिए सीआरपीसी की सामान्य प्रक्रिया में 90 दिन के भीतर जांच हो जानी चाहिए। झीरम की जांच आज एनआईए ना खुद कर रही है, ना किसी राज्य की एजेंसी को करने दे रही है। भाजपाई नेता धर्मलाल कौशिक, तत्कालीन विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, हाईकोर्ट में जांच को बाधित करने जाते हैं। तो भाजपा का ये दोगला चरित्र है, ये केवल और केवल लाश पे राजनीति करते रहे हैं। मैंने तो पहले भी कहा, ये द प्रिंट में 3 भाजपा के बड़े नेताओं की साठगांठ, ये आशुतोष भारद्वाज की रिपोर्ट है 16 जून 2020 की, द प्रिंट की। आज तक किसी भाजपा के नेता ने खंडन किया है क्या? मदनवाड़ा सुन लीजिए, ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पे एसपी की शहादत हुई थी। मदनवाड़ा की जांच रिपोर्ट सदन में सुन लीजिए कलेक्टर यशपाल मेमन का आप उसमें नहीं बोलते, मतलब आप नक्सलियों के समर्थक हैं। अपराधियों को कांग्रेस के लोग अगर उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो नक्सलियों के समर्थक कहलाएंगे। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। आप, मैं खुले तौर पर बोल रहा हूँ कि अगर कांग्रेस के लोग उस पर माफी नहीं मांगेंगे तो ये सुनिए तो के समर्थक कहलाएंगे। देवलाल जी जी सुरेन जी बोलिए। जी सुरेन जी, नेता रमन सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा नक्सलियों को दिए चंदे का रसीद तक वायरल हुआ था। विक्रम उसेंडी इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके घर रमन्ना आके रुका करते थे। ये तमाम उदाहरण है जिसका देखिए, भाजपा ने खंडन नहीं किया। बिल्कुल, चलिए मैं आपकी रमन्ना आके रुके हैं, मैं आपकी सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि रमन्ना जैसा नक्सली विक्रम उसेंडी जी के यहाँ पे आके रुके हैं, आप किसने रोक रखा है? बस्तर के आदिवासी आपको रोका किसने है? आप उस पर कार्रवाई कीजिए। अरे आप कार्रवाई, अच्छा मैं समय के अंतिम कांग्रेसियों वर्मा साहब ठाकुर जी, समय के अंतिम चरण में पहुंचे। बहुत माफी के साथ मुझे चर्चा यहाँ रोकनी पड़ेगी। आपके सवाल, दोनों लोगों के सवालों के साथ मैं उचित शर्मा जी से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा। सर देखिए, वही जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि कांग्रेस ने ये सब क्यों नहीं किया। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 15 साल, एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक इतनी बड़ी समय अवधि होती है जिसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी, और भी अगर कोई रासायनिक तत्व होता तो वो भी हो जाता। और अब भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि ये जो संलिप्त रहे हैं, संदिग्ध रहे हैं, उनको ये लोग शरण दे रहे हैं या उनको मुख्यमंत्री, उनको मंत्री पद से नवाज दे रहे हैं। तो तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर हैं। लेकिन दोनों सरकारों में नक्सलवाद को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र है या राजनीतिक दुष्प्रेरणा है, ये किसी ने भी अभी तक ऑन रिकॉर्ड ये साबित नहीं किया। और भगवान न करे कि ये हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देश की राजनीति पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। और ये जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हैं, जैसा आपने कहा कि आपको प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा कुछ उसके पीछे कोई एक राजनीतिक एनफोर्समेंट काम कर रहा होगा, कोई पॉलिटिकल एनफोर्समेंट, तो अगर वैसा नहीं है तभी ठीक है लोकतंत्र के लिए। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों की कोई प्रामाणिकता नहीं है, और इस प्रकार के आरोप, लेकिन जनता के मन में एक छवि तो राजनीतिक दुष्प्रेरणा की बनती है कि नहीं, ये पॉलिटिकल एजेंडा ही होगा, ये टारगेट किलिंग ही होगी। झीरम भी टारगेट किलिंग थी और ये सब भी टारगेट किलिंग है। तो मुझे लगता है कि ऐसे सेंसिटिव मामलों में दोनों दलों को आरोप लगाने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए।
बिल्कुल नवीन, आप सही कह रहे हैं कि मुझे नहीं प्रतीत होता कि ऐसा है। ये आरोप प्रत्यारोप और एक परसेप्शन बनाने के लिए कि राजनीतिक कारणों से ये कार्य किए जाते हैं, बात सत्य है। हकीकत ये है कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि दंडकारण्य क्षेत्र आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट से, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से, फिर आंध्रा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये जो बेल्ट है इसमें बाकी जगह में माओवाद शांत हुआ है, कमी आई है। वहां 5 स्टार होटलों में नवीन मीटिंगें कर रहे हैं, मगर वहां पे अपराध नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें खुला बोलने की वहां पे सुविधा मिली हुई है। वहां पे खुला बात करते, तो हमको कुछ संवाद उनसे करने चाहिए, रास्ता तो इख्तियार करना चाहिए। गोली का जवाब गोली नहीं हो सकता। आप बोलिए पत्रकार साहब, आप लंबे समय अरे ठाकुर साहब माफी चाहूंगा, आप बोलने दीजिए। मेरे को लगता है ये पुरानी बातों मेरा कहना ये है कि कुछ चीजें छत्तीसगढ़ की जनता को डिसाइड करने दीजिए। कुछ चीजें छत्तीसगढ़ की जनता को डिसाइड करने दीजिए। डेकोरम बनाए रखिए। जी अंतिम, बिल्कुल अंतिम क्षणों में हूँ सर मैं प्रति। जी डेकोरम बनाए रखिए सर। सही देखिए, दोनों जगह पे आप हैदराबाद जाइए ना, उनसे संवाद देखिए क्या कैसे उन्होंने कैसे बना के कैसे। वर्मा साहब, ठाकुर साहब, चर्चा खराब हो जाती है, पब्लिक में बहुत खराब इंप्रेशन कैसे आंध्रा ने उसके नतीजे निकाले, कैसे गढ़चिरौली में चीजें बातें हो रही हैं। आप इस बात को वहां पर समझिए तो बिल्कुल ठीक है। नक्सली घटनाएं नहीं हो रही हैं सर, बिल्कुल अंतिम समय सीमा में हूँ। बहुत माफी के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा और बहुत क्षमा प्रार्थना के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने किसी तीसरे व्यक्ति को एक स्वतंत्र राय के लिए रखा है ठाकुर साहब, तो उनको बोलने दीजिए, चाहे भले ही वो आपके फेवर की ना हो या किसी और के फेवर की ना हो। इस देश में जब तक तीसरी आवाजों को समर्थन मिलता रहेगा तभी तक लोकतंत्र जिंदा है। ये जो नक्सलवाद और ये जो बोडो और ये तमाम सारे खालिस्तान, ये सारी उसी तीसरी आवाज को दबाने के नतीजे। इसलिए आवाज तो बुलंद रहने दीजिए। हो सकता है आपके समर्थन की बात ना हो, लेकिन जब आप बुलंद रहने देंगे तो 10 बातें आपके समर्थन में भी आएंगी। अभी मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो छत्तीसगढ़ की जो धरा है वो रक्त रंजित है। सवाल यह है कि क्या उसमें कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है, क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र है? अगर राजनीतिक षड्यंत्र है तो ये लोकतंत्र में इतना खतरनाक है जिसकी कोई हद नहीं, और ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। भगवान ना करे कि इस प्रकार का कोई पॉलिटिकल मूवमेंट हो, पॉलिटिकल सपोर्ट हो। तो दोनों राजनीतिक दलों को चाहिए कि जब हम एक दूसरे के दामन पर, वो भी खासकर खून के छींटे उछाल रहे हैं, तो ये समझें कि जनता देखती है कि ये जो खून के छींटे उछालने वाले लोग हैं, उनके जहन में ये सवाल आता है कि कहीं यही तो खून ही नहीं है। तो अपने दामन को तो साफ रखिए, और विवाद का समाधान संवाद से हो सकता है, तो संवाद होने दीजिए। सिर्फ संस्था का नाम संवाद बना के संवाद नहीं स्थापित हो पाएगा। गुवार छत्तीसगढ़ में नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।